नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 30 अप्रैल 2024 एंड असम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं आज का असम ट्रिब्यून का सबसे पहला आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्लड प्रिपेयर्डनेस इन असम के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है श्री रवि कोटा जी, इन्होंने कंडक्ट किया था एक रिव्यू और देखा असम स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट्स लेवल में फ्लड प्रिपरेशन कैसा है, क्योंकि अभी मानसून सीज़न आने वाला है, राइट। तो इसीलिए इस चीज़ को बेसिकली उन्होंने निरीक्षण किया। तो उन्होंने क्या पाया दैट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कि रोड का कंस्ट्रक्शन करती है, उन्होंने बोला दैट देखो भाई, आई मीन दे वर डायरेक्टेड टू कंसल्ट विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब उनको डायरेक्ट किया गया था दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने, जिससे फंड्स कहाँ से मिलेगा। देखो अगर काम करेगा, अगर से फॉर एग्जांपल आपको फ्लड रेजिस्टेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो यू नीड फंडिंग, और उनको डायरेक्ट किया गया था देखो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से आप कंडक्ट करो, जिससे फंडिंग एवेन्यूज़ मिल सके फॉर रोड का रिपेयर या फिर रिस्टोरेशन, राइट। बट वो इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि SDRF या फिर NDRF के नॉर्म्स के तहत ये लोग ये सब काम ही नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर देख लीजिएगा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको टास्क दिया गया था दैट ये प्रोवाइड करे अपडेट जो भी दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या क्या ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे क्या नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के रिक्वेस्ट को फॉर ट्रैक सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। सो दीज वर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एट ग्राउंड लेवल। यूनिसेफ के कोलाबोरेशन के बारे में इस आर्टिकल में बोला गया है, और जब बोला गया है दैट यूनिसेफ जो है उन्होंने बोला है दैट ये लोग असम गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, जिससे क्या असम गवर्नमेंट हर एक रेवेन्यू सर्कल में मॉडल जो रिलीफ कैंप बैठाती है ना, तो यूनिसेफ क्या हेल्प करेगी दैट 1/3 ऑफ मॉडल रिलीफ कैंप जो है वो यूनिसेफ हर एक रेवेन्यू सर्कल में सेटअप करने के लिए हेल्प करेगी गवर्नमेंट ऑफ असम को। यही नहीं, यूनिसेफ ने ये भी बोला है दैट ये यूनिसेफ के साथ मतलब गवर्नमेंट के सारे यूनिसेफ जो है मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाएगी और साथ ही साथ गाइडलाइंस बनाएगी जो क्या पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स में काम दे सके, राइट। और ये जो भी मॉडल रिलीफ कैंप्स होने वाला है ना, इसको मॉनिटर किया गया जाएगा बाय ऑल वुमेन ग्रुप, और कभी भी अगर वुमेन कोई भी चीज़ों में आती है तो ऑफकोर्स उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करें तो अराउंड 97% कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है माजुली में। मतलब अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए अलग अलग एस्पेक्ट्स में जब ये सर्वे किया गया तो पाया गया माजुली में जो है 97% कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, जो ऑन गोइंग स्कीम्स के सहारे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, है ना। और जहाँ जहाँ भी फ्लड्स का प्रॉब्लम है वहाँ पे जियो बैग्स का भी जुगाड़ कर लिया गया। क्योंकि क्या होता है ना, से फॉर एग्जांपल एक रिवर का कोर्स है, ज़्यादातर रिवर्स मियांडरिंग कोर्स करती है ना। अब रिवर्स के मियांडरिंग कोर्स के कारण क्या होता है, रिवर्स का कुछ कुछ पार्ट जो है वो इरोड हो जाता है, राइट। तो इरोड होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा लैंड चला जाता है। तो जहाँ पे इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पे इस वाले जोन में जो है जियो बैग्स को लगा दिया जाएगा। जियो बैग्स के भीतर में भी मिट्टी वेट्टी भरी हुई रहती है, जिससे क्या होता है दैट कभी भी अगर रिवर इस लैंड को काटना भी चाहे तो इजीली काट नहीं पाए, राइट। सो यही आर्टिकल था। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का दूसरा आर्टिकल है इंटरकनेक्टेड रियलिटीज़ ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों आपको पता है दैट क्लाइमेट क्राइसिस दुनिया भर में बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी बढ़ रहा है, और इसके साथ अगर देख लीजिएगा प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट है, राइट। इसीलिए बोला जा रहा है दैट हमको ऐसे अडेप्ट करने पड़ेंगे स्ट्रैटेजीज जिससे ये जो क्लाइमेट क्राइसिस के कारण जो कैटास्ट्रोफ्स या फिर कैजुअलिटीज़ होते हैं उनको रोका जा सके। इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट वुमेन्स जो है वो फेस करती है अनइक्वल इम्पैक्ट्स। क्यों? ड्यू टू सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रेडिशनल रोल्स, है ना। मतलब अगर पहले से ही देख लीजिएगा वुमेन्स ऐसे भी सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्या सस्टेनेबिलिटी हर एक जेंडर को ग्रोथ करना चाहिए, बट इस आर्टिकल में एक चीज़ को हाईलाइट किया गया वो रिलेटेड है वुमेन कहीं ना कहीं अभी तक अगर देख लीजिएगा काफ़ी हमें सोसाइटी में सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते आ रही है, वो उनके रोल्स में देख लीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होता है दैट वो अपने आप को इनडायरेक्टली एक्सपोज कर रही है टू द डेंजर्स फेस्ड बाय क्लाइमेट क्राइसिस, राइट। नाउ सवाल होता है क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है जो कि वुमेन्स के द्वारा फेस किया जा रहा है। देखो पहला जो मेजर जो चैलेंज है ना वो है पोस्ट डिजास्टर रिकवरी को लेकर।
क्योंकि उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सेस इक्वल नहीं है। दैट इज़ ज़्यादातर वुमेन तो हाउस वाइफ्स है ना, ऊपर से वैसे वुमेन्स, बहुत सारे वुमेन्स आप देख लोगे जो काम जो करती है ना, वो काम कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करती है, राइट। तो यहाँ पर भी यही बोला गया, क्योंकि देर इज लिमिटेड एबिलिटी टू रिकवर द पोस्ट डिजास्टर ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, एंड इसी के कारण अब उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे भाई? यही तो मेन प्रॉब्लम है ना। तो सवाल होता है, व्हाट आर देयर द बैरियर्स दैट आर देयर टू प्रोमोट इक्वालिटी? पहला बैरियर तो है पावरफुल इंटरेस्ट, क्योंकि जो भी रिच ग्रुप्स है ना, वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को, और इनडायरेक्टली वो लोग ऐसे कानून बनवाते हैं जिससे क्या इनइक्वालिटीज़ जो हमारे सोसाइटीज़ में है वो बनी रहे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिथ है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं दैट सोशल डिफरेंसेस आर ड्यू टू नेचुरल डिफरेंस इन टैलेंट और एफर्ट्स। अब नेचुरली मतलब क्या बोल रहे हो आप? क्या लड़के आर मच एफिशिएंट देन लड़कियाँ? आप ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, नेचुरली, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मिथ है दैट ये जो सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है, ये मेनली ड्यू टू द नेचुरल डिफरेंसेस इन टैलेंट एंड एफर्ट्स, राइट। ट्रिकल डाउन इकोनॉमीज एक आइडिया जो है, ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रही है दैट अगर रिच बड़ा होता जा रहा है देन इवेंचुअली एवरीवन विल बेनिफिट। ऐसा तो नहीं है ना, हमारे सोसाइटी में तो यही देखने को मिल रहा है, इनइक्वालिटीज़ बढ़ती है, दैट इज़ रिच कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब होते जा रहा है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं हमें व्यू को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यही आर्टिकल में दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया दैट जेंडर गैप को हमें क्लोज करने की ज़रूरत है क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन फाइनेंसिंग डेफिसिट का भी वार्निंग मिला है। दैट इज टू मीट द जेंडर इक्वालिटी गोल्स जो क्या 2030 इन द फॉर्म ऑफ SDG घोषित किए गए हैं, वर्ल्ड बोला जा रहा है दैट अराउंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर 360 बिलियन हर साल खर्च करने पड़ेंगे, राइट। और करंट फंडिंग अगर देख लीजिए अगर जेंडर इक्वालिटी को लेकर, तो देखो जितने भी फंडिंग की जाती है ना जिससे क्या सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सके, उसमें मात्र 4% ही पैसे जाते हैं ऑफ ऑल द मनी इज गिवन टू हेल्प द कंट्रीज, जिससे क्या डायरेक्टली सपोर्ट होती है जेंडर इक्वालिटी। तो ये भी कितना मिनिस्क्यूल अमाउंट है, मात्र 4%। तो यही है आर्टिकल में दिया हुआ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है यूनाइटेड किंगडम से आर्टिकल, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दैट नेक्स्ट टाइम देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया का पहला ऐसा कानून बनाया जिससे वो लोग क्रैक डाउन कर सके ऑन स्मार्ट गैजेट साइबर अटैक्स। देखो क्या है ना, बोला तो ये जा रहा है दैट हर महीने में एक यूके का सिटीजन के मोबाइल डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड हो, उसमें अराउंड 18,000 से भी ज़्यादा ऑन एन एवरेज साइबर अटैक्स होते हैं, राइट। तो वही बोला गया दैट ये कानून जो लाया गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लॉ? बोला गया इससे क्या होगा ना, कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों प्रोटेक्ट होंगे फ्रॉम हैकिंग एज वेल एज साइबर अटैक, और इससे सेटअप किया जाएगा एक मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जिससे हर एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस में लगाया जाएगा, राइट। नाउ इस कानून के अंदर कुछ चीज़ों को बैन किया गया, जैसे वीक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। बहुत समय लोग क्या यूज़ करते हैं, एडमिन 123, एडमिन 12345 या फिर 12345, राइट। सो वही बोला गया, ये सब क्या है, पासवर्ड है, वीक पासवर्ड है, ईजीली गेसेबल डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, राइट। तो यही चीज़ बोला गया है दैट इस चीज़ को बैन किया गया है अंडर द न्यू लॉ, राइट। नेक्स्ट बोला जा रहा है यूज़र एक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट इज यूज़र विल बी प्रॉम्प्टेड to change any common default password upon its initial setup of the device. That is, अगर बाई चांस कोई यूज़र ने कॉमन पासवर्ड रख भी दिया, उसको प्रॉम्प्ट किया जाएगा दैट आप अपना पासवर्ड को चेंज करो, राइट। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन है? अनडाउटेडली ये जो कानून है ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ डिवाइस को कवर करता है, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट या फिर नेटवर्क से कनेक्टेड है, जैसे स्मार्टफोन की बात करें, गेम कंसोल्स की बात करें, या फिर बहुत समय स्मार्ट अप्लाइंसेस भी होते हैं जैसे फ्रिजेस एंड ऑल, राइट, टीवी, राइट, ये सब, राइट। सो वही बोला गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रेटजी, दैट इज बोला जा रहा है दीज लॉज आर अ कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स का
नेशनल साइबर स्ट्रैटेजी, जो कि एम करता है ऑन बोल्स्टरिंग द ब्रिटेन का ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्रेजेंस। और इसका पर्पस भी वही है, दैट इज इट इज़ डिज़ाइन जिससे यूनाइटेड किंगडम्स का जो रेजिलियंस है टुवर्ड्स द साइबर अटैक वो बढ़ सके, और साथ ही साथ फ्यूचर में यूके में प्रिवेंट हो सके कोई भी हार्मफुल इंटरफेरेंस बाय एनी ऑफ द एलियन साइबर अटैक्स एंड ऑल, राइट। नेक्स्ट, ब्रू कम्युनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द हिंदू में हमें ये कम्युनिटी के बारे में न्यूज़ देखने को मिला था, क्योंकि ये हिस्टोरिक मोमेंट है ब्रू कम्युनिटी के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो ब्रू वो लोग रहते हैं वो लोगों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है इन लोकसभा इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसे तो पहले उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, बट यस ये पहली बार है। तो हु आर दीज ब्रू कम्युनिटीज, लेट्स टॉक अबाउट देम। इनको हम लोग रियांग कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं, और हिस्टोरिकली ये लोग मिजोरम, त्रिपुरा एंड कुछ सदर्न पार्ट ऑफ असम में भी हम लोग को देखने को मिलते थे। त्रिपुरा में इनको तो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज पीवीटीजी, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। 1997 में इन लोगों ने एथिकल कॉन्फ्लिक्ट फेस किया था, जिसमें अराउंड 30,000 ब्रूज या फिर जो रियांग कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में शरण लिया था, और 2020 को एक क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिससे फैसिलिटेट किया गया इनका परमानेंट सेटलमेंट इन त्रिपुरा, इन्वॉल्विंग द सेंटर, त्रिपुरा एंड मिजोरम गवर्नमेंट और ब्रू रिप्रेजेंटेटिव। सो इन चारों क्वाड्रापाइट क्यों बोला गया है एग्रीमेंट, क्योंकि चार है ना, बाइलैटरल एग्रीमेंट मतलब 2, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट मतलब 3 एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जने, सेंटर, त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट और ब्रू के रिप्रेजेंटेटिव, सब कोई मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किए। तो फाइनली उसके बाद से दे आर एलिजिबल फॉर गिविंग वोट्स एज वेल, राइट। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट किया गया था द हिंदू के न्यूज़पेपर में। यहाँ पर बात की जा रही थी डिक्रीजिंग सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी इन इंडिया। सोलर रेडिएशन बोला जा रहा है, सोलर रेडिएशन जो कि अवेलेबल होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन इन इंडिया, वो डिक्रीज हो रहा है, एंड इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग एरोसोल लोड एंड क्लाउडिंग। बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया है दैट देखो भाई, ज़्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल को इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको इस चीज़ को काउंटर करना है तो। और ये एनालिसिस आईएमडी के साइंटिस्ट ने कैसे किया, क्योंकि ये एनालिसिस जो है 1985 से लेकर 2019 के बीच में 13 सोलर स्टेशंस को स्टडी किया गया, जहां पर पाया गया दैट सोलर फोटोवोल्टाइक पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे अलग अलग लोकेशन में डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया का जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है वो अराउंड 81 गीगावाट है, बट पीक के समय ये 748 गीगावाट तक जा सकता है। अगर इंडिया की बात करें, अनडाउटेडली दुनिया में 5th रैंक हम ग्लोबली कर रहे हैं इन सोलर पावर कैपेसिटी। और बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे PLI स्कीम ले लो, सोलर पावर स्कीम ले लो, इनका एम क्या है? इनका एम है दैट सोलर पावर को प्रोमोट किया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर listening to the whole video. Thank you very much.